हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन में। तो मैं गोलू यादव। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत काल, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक चला, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो जिसमें हमने एकदम सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही रखा है, जो कि परीक्षा में करीबन 3 से 4 बार रिपीट हुए। उन्हीं प्रश्नों को हम मैं लेकर आया हूँ। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत पे आए हुए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करने आया था, तो अलबरूनी, जो विद्वान अलबरूनी थे, उन्होंने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने की थी किताब उल हिंद की रचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अगर ये आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में करीबन 7 से 8 बार रिपीट हुआ है। तो आने वाली परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? तो चौगान को पहले, पोलो को पहले चौगान बोलते थे। जो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? तो वो सुल्तान है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था वो क्या करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसमें स्टार लगा लेना है। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1900 वो सॉरी 1191 में जो लड़ाई हुई थी तराइन की, तो वो हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि इसमें कौन विजयी हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये कौन सा खिलजी शासक था जिसने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो शासक था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो थी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनी। ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के विजेत प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? तो जो मोहम्मद गौरी ने जो राज्य जीते थे, प्रदेश जीते थे, वो किसके विश्वास पर वो अपना जर्नल छोड़ गया था? वो छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद महमूद गौरी का गुलाम था। तो इसी ने ही
गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुए हैं? तो जो सबसे ज़्यादा अधिक मंगोलों के आक्रमण हुए वो किसका शासनकाल था? तो वो शासनकाल था अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन के समय पे मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किए, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो उसमें किसने किसको पराजित किया था? तो पराजित मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो जो सबसे पहले प्रचलित की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था बहलोल लोधी। और अगर पहले शासक की बात करें तो वो था इब्राहिम लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो दिया जाता था वो दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो ये दो प्रकार से प्रश्न है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो वो कौन सी थी? वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने दिल्ली पर शासन किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत की पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दक्षिण भारत को जो पराजित करने का प्रयास किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बहुत ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री जो इब्न बतूता आया था वो आया था मोरक्को से। इसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इब्न बतूता, बतूता से आप इसे याद कर सकते हैं तोता, और मोरक्को से मोर। तो तोता और मोर की जोड़ी होगी, वो कहाँ होगी? तो इसी से हम याद कर सकते हैं इब्न बतूता मोरक्को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला था वो था कौन था? तो वो था महमूद गजनवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महमूद गजनवी ने ही भारत पर पहला आक्रमण किया था जो कि तुर्की था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकिन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? तो मूर्ति भंजक के नाम से जो प्रसिद्ध था वो था महमूद गजनवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
महमूद गजनबी ने कौन कौन सी उपाधियां धारण किए था। तो महमूद गजनबी जो उपाधियां धारण किए था वो धारण किए था यामीन उद्दौला और अमीन उल मित्तल, ये दोनों उपाधियां धारण किए हुए था, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो महमूद गजनबी ने जो पहला आक्रमण भारत में पहला आक्रमण किया था वो किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो वो किया था हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी। तो वो थी उद्भांडपुर, यानी या फिर इसे बेहिंद या फिर ओहिंद भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से दिया है, तो मैंने इसे तीनों को एक साथ कर दिया है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो थी उद्भांडपुर या ओहिंद या बेहिंद, इसे आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे साथ इसे याद कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो महमूद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था। तो वो हुआ था जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महमूद गजनबी ने अपना जो अंतिम आक्रमण किया था वो किया था जाटों के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलासविन आत्मदाह कर लिया। तो जो जिसने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था वो बार पे बार पराजित हो रहा था तुर्कों से, तो वो कौन सा राजा था। तो वो राजा था जयपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना। तो हमारा प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का था। तो महमूद गजनी जो वो किस वंश से संबंध रखता था, तो वो उसका संबंध था यामनी वंश से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महमूद गजनबी यामनी वंश से संबंधित था, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर गुलाम वंश की बात करें तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, अगर खिलजी वंश की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो जब भारत पे महमूद गजनबी आया तो उसके साथ जो इतिहासकार आए थे तो उसमें कौन शामिल नहीं था। तो वो नहीं था, फिरदौसी नहीं था, शहनामा का लेखक फिरदौसी इसमें शामिल नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। तो जो महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का वो बन गया, केंद्र बन गया। तो वो केंद्र बन गया था लाहौर। लाहौर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था महमूद गजनबी के आक्रमण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है मोहम्मद गौरी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो वो चलाई थी इल्तुतमिश ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से
जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जो जाना जाता था वो जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुबुद्दीन का जो दूसरे कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार के जो कार्य को पूरा कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू कराया था वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन के टाइम पर केवल एक ही मंजिल कंप्लीट हो सकी थी। तो जो इसे पूरा करवाया था तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, मैं हर प्रकार से आपको प्रश्न को क्लियर कराना चाहता हूं ताकि आप किसी भी प्रश्न पर कंफ्यूज न रहें। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था ये आपको बताना है। अगर आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है पता तो आप हमारे साथ इसे याद कर सकते हैं। तो दिल्ली का जो पहला तुगलक सुल्तान था वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंद शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो वो स्थापित किया था कल्हर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अल-बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बुरूनी जो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वो था महमूद गजनबी के शासनकाल में, क्योंकि महमूद गजनबी के साथ ही अल-बुरूनी भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दास पूछ ले या गुलाम पूछ ले वो दोनों एक ही हैं। तो इसमें से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है, ये आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट जरूर करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इल्तुतमिश दास या गुलाम वंश से संबंधित था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ से बिलोंग करता था ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं अगले, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न पर आपको स्टार लगा लेना है। तो हमारा प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था, वो किया था 17 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महमूद गजनबी का कौन सा आक्रमण सफल रहा, मतलब पहला कौन सा आक्रमण सफल रहा? तो ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो जो खलीफा घोषित किया था वो किया था मुबारक शाह खिलजी ने।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इब्राहिम लोधी की बात करें तो ये अंतिम शासक था, और अगर प्रथम शासक की बात करें तो बहलोल लोधी था। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का विरोध किया था वो सुल्तान कौन सा था? तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हर एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद तारीख ए उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो वो की गई है भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास भूगोल की, खगोल विज्ञान दर्शन की। तो इन सभी की उसमें समीक्षा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अलबरूनी का पूरा नाम था? तो अलबरूनी का जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? तो 11वीं सदी में भारत का दर्पण कहा जाता था, वो कहा जाता किताब उल हिंद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बेहिंद का युद्ध 1008-9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो बेहिंद का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था, तो इसके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत पर वह प्रथम सुल्तान कौन सा था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो वो स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थायी सेना रखने का स्थायी सेना रखने की प्रथा चालू की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्न में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट रहने वाला है, तो जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आपने कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे ये आपको कमेंट करके बताना है, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पर हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग जीके आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी पता पड़े किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।
ये कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को अपने भाई बहन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।